स्वागत है आपका भारत में नियोजन में। यानी कि हम पढ़ रहे हैं रमेश सिंह, और रमेश सिंह का जो ये अध्याय है वो है 5वां अध्याय। रमेश सिंह जो हैं ये 2023-24 का संस्करण है, इसका 15वां संस्करण हम पढ़ रहे हैं, 15th एडिशन जो पढ़ रहे हैं। और 15वें संस्करण में जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय क्षमा कीजिएगा अर्थव्यवस्था, सिविल सेवाओं में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पुस्तक है रमेश सिंह की, 15वें संस्करण के साथ हैं। और जो है 5वां अध्याय इसमें हम पढ़ रहे हैं। पेज संख्या हम 81 की तरफ बढ़ जाते हैं। ये रहा वो अध्याय जिसको हम पढ़ रहे हैं, भारत में नियोजन, प्लानिंग इन इंडिया। पहली 8 योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसार पर बल रहा, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसार पर, जिसमें बुनियादी और भारी उद्योगों पर बड़े पैमाने पर निवेश हुआ। लेकिन 1997 में 9वीं योजना के शुभारंभ के बाद ही इस सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर देने की बात कम सुनाई देने लगी और बाद में नियोजन की वर्तमान सोच आमतौर पर ये है कि इसे सांकेतिक प्रकार का होना चाहिए। ये जो है योजना आयोग के द्वारा 2013 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें जानकारी दी गई। ए ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, योजना आयोग की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। इस अध्याय में हम सबसे पहले परिचय समझेंगे, फिर पृष्ठभूमि, फिर योजना के प्रमुख उद्देश्य, फिर योजना आयोग के बाद हम समझेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, फिर केंद्रीय परिनियोजन, बहुस्तरीय नियोजन, विकेंद्रीकृत योजना की और नियोजन, फिर योजना आयोग तथा वित्त आयोग, फिर एक आलोचनात्मक मूल्यांकन, फिर समावेशी वृद्धि, फिर संसाधन संगठन, फिर निवेश मॉडल। उसके बाद हम समझेंगे समावेशी वृद्धि, संसाधन निवेश मॉडल के बाद हम समझेंगे केंद्रीय क्षेत्र योजना, केंद्रीय प्रायोजित योजना, फिर समझेंगे स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय, फिर समझेंगे कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, फिर समझेंगे विकास प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्यालय, फिर समझेंगे नीति आयोग, फिर समझेंगे नीति के प्रमुख दस्तावेज, फिर समझेंगे नीति का निष्पादन, फिर समझेंगे महामारी के पार। तो ये अध्याय काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन मज़े से पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप। सबसे पहले परिचय से शुरू करते हैं। सोवियत संघ ने पहली बार राष्ट्रीय नियोजन का विचार सामने रखा और इसे अपनाया। काफ़ी समय तक लंबी चर्चा एवं विचार विमर्श के बाद सोवियत योजना जो है, पहली सोवियत योजना 1928 में 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई। और हालांकि सोवियत संघ के बाहर की दुनिया में 1930 तक बेशक विकास योजना के तौर तरीकों के बारे में मालूम नहीं था। 1920 तथा 1930 के दशक में पूर्वी यूरोपीय देशों में अर्थशास्त्रियों, ब्रिटेन और अमेरिका के पलायन के पश्चात दुनिया के आर्थिक राष्ट्रीय नियोजन के बारे में जानकारी मिल सकी। तब तो पूरा औपनिवेशिक विश्व तथा तत्कालीन लोकतांत्रिक देश आर्थिक प्रगति में नियोजन को औजार के रूप में प्रयुक्त करने के विचार से अत्यंत प्रभावित हुए। पूर्व के ब्रिटिश उपनिवेशों के समाजवादी रुझान वाले राष्ट्रीय नेता आर्थिक नियोजन के विचार से कहीं अधिक प्रभावित हुए। 1930 का लगभग पूरा दशक इस बात का साक्षी रहा जब राष्ट्रवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, लोकतंत्रवादी और अकादमिक समुदाय के लोग भारत में किसी न किसी समय आर्थिक नियोजन की जरूरत की वकालत करते नजर आए। 1930 के लगभग पूरा दशक, 1921 से 1930 तक। इस प्रकार भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था वाला देश होगा, ये निश्चित हो गया। भारत का आर्थिक इतिहास वास्तव में नियोजन का इतिहास है। तब भी जबकि 1991-92 में तथाकथित आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई तथा सुधारों की रूपरेखा के बारे में अपने सुझावों की योजना आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया। एक बार जब सुधारों की शुरुआत हो गई, उस समय के चिंतन समूह थिंक टैंक ने आगे की योजनाओं की दिशा क्या होगी उसके निरूपण शुरू कर दिया। बाद में योजना का इतिहास अपने आप में एक शैक्षिक यात्रा की तरह है। हालांकि योजना आयोग एक राजनीतिक निकाय था, इसने बार बार अच्छे अर्थशास्त्र की ओर इंगित करने में कभी संकोच नहीं किया। भारत की नियोजन प्रक्रिया पर हम भिन्न प्रकार के दृष्टिपात कर सकते हैं। भिन्न प्रकार से दृष्टिपात में सबसे पहले हम समझेंगे पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड की। 1930 के दशक तक नियोजन का विचार भारत में बौद्धिक तथा राजनीतिक चर्चाओं में स्थान बना चुका था।
भारत में नियोजन की अनिवार्यता दर्शाते हुए अनेक प्रस्ताव सामने आए, लेकिन ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इन प्रस्तावों की उपयोगिता स्वतंत्र भारत में तब सार्थक हुई जब भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया गया। इन प्रस्तावों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय है, जैसे एक था विश्वेश्वरैया योजना। द विश्वेश्वरैया योजना भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत करने का श्रेय लोकप्रिय अभियंता और मैसूर राज्य के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वरैया को जाता है। पहली प्रस्तुत की उन्होंने भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा। उनकी पुस्तक है दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, 1934 में जो प्रकाशित हुई थी। एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है ये। इनकी पुस्तक का नाम दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 में प्रकाशित हुई। इसमें ये जो है रूपरेखा प्रस्तुत की गई, उल्लेखित की गई। राष्ट्रीय नियोजन के उनके विचार वास्तव में लोकतांत्रिक पूंजीवाद इन अमेरिका की तरह का में व्यवहारिक एवं उपयोगी थे, जिनमें औद्योगिकीकरण प्रबल था, कृषि क्षेत्र से श्रम का उद्योगों की ओर संक्रमण, जिसके माध्यम से एक दशक में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि इस योजना पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई। इससे देश के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय नियोजन के प्रति आकर्षण बढ़ा। अब हम समझते हैं फिक्की का प्रस्ताव, द FICCI क्या है? इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स शब्द आएगा, वहाँ पर आपको समझना है चैम्बर का मतलब एक तरीके से कार्यालय और कॉमर्स का मतलब व्यापार के लिए निर्धारित था। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की जो है वो 1934 में फिक्की जो था उसके द्वारा यानी कि इस फेडरेशन के द्वारा जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए थी, उनके द्वारा भारत में राष्ट्रीय नियोजन की गंभीर जरूरत बताई गई। फिक्की का प्रस्ताव था 1934 में। फिक्की भारतीय उद्योगपतियों का सर्व प्रमुख संगठन था, ठीक है, भारतीय उद्योगपतियों का था। इसके अध्यक्ष थे NR सरकार। NR सरकार ने हस्तक्षेप को बीते युग का सिद्धांत घोषित किया और कहा कि भारत जैसे पिछड़े देश में आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए, जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों का समावेश हो। पूंजीपति वर्ग की राय जाहिर करते हुए उन्होंने एक उच्च शक्ति प्रवाह राष्ट्रीय योजना आयोग नेशनल प्लानिंग कमीशन की जरूरत बताई, जो नियोजन की संपूर्ण प्रक्रिया का समन्वय करे, जिससे कि देश का अतीत के साथ संरचनात्मक विच्छेद हो और वह अपनी उन्नति की संपूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकें। 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवादियों जैसे कि MG रानाडे, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने 19वीं सदी के अंत तक 1890 के बाद से जो दशक था उनमें आर्थिक चिंतन अर्थव्यवस्था के रूप में राज्य प्रभावी भूमिका के पक्ष में था और बाजार की प्रक्रिया में यानी मार्केट मैकेनिज्म की सफलता को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा था। इस दृष्टि को एक और कीन्स के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत से बल मिला, जो अमेरिका के महामंदी के दौरान सामने आया कि द न्यू डील के रूप में, जब दूसरी और राष्ट्रीय नियोजन में सोवियत प्रयोगों से। इस प्रकार भारत का पूंजीपति वर्ग भी इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से गहरे प्रभाव से प्रभावित हो रहा था और फिक्की के नियोजन संबंधी विचारों में इसकी अभिव्यक्ति भी हुई। कांग्रेस योजना आप समझते हैं। हालांकि महात्मा गांधी सहित अनेक गांधीवादी कुछ अन्य जो थे वो व्यवसायी संपत्तिवान कांग्रेसी केंद्रीकृत राज्य नियोजन के प्रति अपने पार्टी की प्रतिबद्धता के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस साहब ने किया, ठीक है, 1938 में। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इस समिति की जिम्मेदारी दी गई कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास हेतु ठोस नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार किए जाएं, विकास हेतु, ठीक। मूलतः NPC का गठन जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय योजना समिति, इस योजना समिति का गठन जो है कांग्रेस शासित प्रांतों में उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसमें अन्य प्रांतों को भी आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन में M विश्वेश्वरैया, JRD, इसके अलावा डी मतलब JRD टाटा, इसके अलावा JRD टाटा के अलावा GD बिड़ला, इसके अलावा लाला श्रीराम सहित अनेक अकादमिक और तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित प्रांतीय नौकरशाह, श्रम से संघ नेता, समाजवादी, साम्यवादी आदि आमंत्रित हुए थे। 15 सदस्यीय NPC की यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी राष्ट्रीय योजना समिति के 15 सदस्य थे। इसकी 29 उप समितियाँ थी
और 350 सदस्य थे। इन सब ने मिलकर 29 खंडों में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की। समिति के कार्य में उस समय व्यवधान हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसके अध्यक्ष सहित कई अन्य सदस्य गिरफ्तार हो गए। इस कारण 1940 से 1945 के दौरान ये समिति नाम मात्र के लिए अस्तित्व में रही। हालांकि 1949 में समिति का अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित होता है और नियोजन संबंधी प्रगति 1946 तक अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई। नियोजन संबंधी प्रगति जो है 1946 तक जो है अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई। अब यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, या जो भी मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट क्या है ध्यान दीजिएगा। अनेक मूल्यवान रिपोर्टों की एक कड़ी प्रकाश में आई जिसमें एनपीसी और इसकी उपसमितियों के रचनात्मक चिंतन की झलक मिलती है। साथ ही इस विषय पर कार्य के दौरान उनके द्वारा संग्रहित दस्तावेज और सामग्री भी सामने आई है। अस्तित्व का महत्व इन रिपोर्टों में उतना नहीं है जितना कि इस बात में कि देश भर में इस विषय में रुचि जागृत करती है कि समन्वित नियोजन ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार का एकमात्र माध्यम है और इसी के जरिए सामाजिक और आर्थिक ढांचे में मौलिक परिवर्तन लाया जा सकता है। एनपीसी के गठन के बाद इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई जिसने स्वतंत्र भारत में समन्वित नियोजन की नींव रखी। इससे इस प्रकार देखा जा सकता है। एक तो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी। जून 1941 में भारत सरकार ने लोगों की मांग पर एक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति का गठन किया जिससे अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की विभिन्न योजनाओं पर विचार करना था। ठीक, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी कहते हैं। 1941 में भारत सरकार ने लोगों की मांग पर एक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति का गठन किया। दूसरा है अर्थशास्त्रियों की परामर्शदात्री समिति, यानी कि कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिस्ट्स। रामास्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में 1941 में ही जो है अर्थशास्त्रियों के एक परामर्शदात्री समिति का गठन हुआ जिससे अपेक्षा की गई कि वह 4 युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समितियों को देश के लिए राष्ट्रीय योजना को कार्यान्वित करने के में सुझाव देगी। हालांकि समिति ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाएं सुझाई लेकिन उनका व्यवहारिक महत्व नगण्य था, उनमें अकादमिक पूर्वाग्रह भरे पड़े थे। तीसरी जो है वो योजना एवं विकास विभाग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सभी संभावित विलंब के पश्चात 1944 में सरकार ने योजना एवं विकास विभाग का गठन किया। वायसराय कार्यकारिणी की परिषद के एक सदस्य की अगुवाई में किया गया और जिससे देश में योजना कार्यों का संगठन और समन्वय किए जा सके। आर्देशिर दलाल बॉम्बे प्लान के नियंत्रक इसके कार्यकारी सदस्य नियुक्त किए गए। विशेषज्ञों के 20 पैनल गठित किए गए। केंद्रीय विभागों और प्रांतों में भारतीय राज्यशास्त्रियों को औद्योगिकरण के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह विभाग 1946 में बंद कर दिया गया। ठीक, इसके अलावा एक सलाहकार योजना बोर्ड देखें तो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड अक्टूबर 1946 में भारत सरकार ने एक कमेटी की नियुक्ति की, सलाहकार योजना बोर्ड, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा अब तक बनाई गई योजनाओं, राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यों, अन्य योजना प्रस्तावों की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया। इसके साथ ही बोर्ड को नियोजन के भावी तंत्र और उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं के संबंध में अपनी अनुशंसाएं भी देनी थी। बोर्ड ने एक अधिकार संपन्न संगठन के गठन की सलाह दी। बोर्ड ने क्या कहा, एक अधिकार संपन्न संगठन बनाया जाना चाहिए और जो कि सीधे मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी हो, लगातार नियोजन के सभी पहलुओं एवं प्रक्रियाओं पर नजर रखें। ये वास्तव में एक राष्ट्रीय योजना आयोग के गठन की स्पष्ट सलाह थी। ठीक है, बोर्ड ने ऐसा कहा जिससे कि फिक्की ने 1934 में की थी। 1934 में जो फिक्की ने कहा वही पर यहाँ पर जो है ये जो बोर्ड बनाया गया, इस बोर्ड ने ये सलाह दी। ठीक, जिससे विकास नियोजन के क्षेत्र में स्वायत्तता और सर्वाधिक हासिल होंगे, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ मिलकर कार्य करेगा और प्रांतों के विकास संबंधी निर्णयों को भी प्रभावित कर सकेगा। यह आखिरकार होकर रहा। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। बोर्ड ने 1947 में अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से विचार किया कि क्या कहा बोर्ड ने, ध्यान दीजिएगा, बड़े उद्योगों का समुचित विकास तभी संभव है जब राजनीतिक इकाइयां, चाहे वह केंद्र हो या राज्य, एक साझी योजना के रूप में कार्य करने पर सहमत हो, ऐसा बोर्ड ने कहा। इस सुझाव का स्वतंत्र भारत में नियोजन पर एक व्यापक प्रभाव पड़ा, लेकिन इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय नियोजन के केंद्रीकृत होने की प्रवृत्ति भी विद्यमान थी, जिससे विरोध में अनेक राज्य आपत्तियां उठा सकते थे और इसका परिणाम केंद्र राज्य संबंधों में गिरावट
के रूप में भी सामने आता है, मतलब सामने आता। हालांकि 1920 से पहले 1920 से ही मतलब 1920 से ही राजनीतिक नेतृत्व देश में विकेंद्रीकृत नियोजन की जरूरत के प्रति सचेत लग रहा था। अब हम समझते हैं बॉम्बे प्लान। द बॉम्बे प्लान क्या है? भारत के आर्थिक नियोजन की आर्थिक विकास की योजना, प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एक लोकप्रिय नामकरण बॉम्बे प्लान हो गया। अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के आर्थिक विकास की योजना बॉम्बे प्लान हो गया, जिसे भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक वर्ग ने तैयार किया था। इसमें 8 पूंजीपति शामिल थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, इसके अलावा JRD टाटा, इसके अलावा GD बिरला, लाल श्रीराम, कस्तूरबाई लालबाई, AD श्रॉफ, इसके अलावा आरदेशियर दलाल, इसके अलावा जॉन मथाई। यह योजना 1944-45 में प्रकाशित हुई और उसमें 8 पूंजीपतियों पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल जिसको प्लानिंग कमेटी NPC कहते हैं 1938 में जो बनी थी, उसके 15 सदस्यों में शामिल थे। ठीक, शेष तीनों JRD टाटा और GD बिरला और लाला श्रीराम योजना समिति की उप समितियों के कुल सदस्य 29 सदस्य थे। योजना की जरूरत तथा NPC एवं बॉम्बे के प्लान के सदस्यों की साझी सदस्यता से इन दोनों योजनाओं के बीच एक सहमति बन सकी, जिसका प्रतिफल स्वतंत्रता के पश्चात देश की आर्थिक व्यवस्था का एक स्वरूप प्रदान करने में सामने आया। इन सहमतियों में से कुछ प्रमुख चर्चाएं करते हैं, आवश्यक है। देखिए क्या सहमति इनके बीच बनी, जैसे कि मैं पहले नाम बता चुका हूँ, जैसे JRD टाटा, GD बिरला जो हैं, ये जिसको हम क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप जो कांग्रेस योजना है, वो कांग्रेस योजना के तहत एक NPC यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति बनाती है। उस योजना समिति के अनुशंसा पर ही एक सम्मेलन का आयोजन होता है और सम्मेलन में M विश्वेश्वरैया, JRD टाटा, GD बिरला, लाल श्रीराम सहित अनेक अकादमिक और तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित प्रांतीय नौकरशाह, श्रम संघ नेता और समाजवादी, साम्यवादी आदि भी आमंत्रित थे। 15 सदस्यों की ये NPC थी। इनकी बात हमने पहले में की थी और कुल 29 उप समितियाँ थी इसकी और 350 सदस्य यहाँ पर थे। और अभी हम जिसकी बात करें वो है बॉम्बे प्लान। द बॉम्बे प्लान में भी ये लोग शामिल, मतलब बीच में कुछ लोगों का नाम आएगा, वापस रिपीट होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो वो NPC जो हैं और बॉम्बे प्लान जो हैं, ये आपस में मिलकर के काम करते हैं। फिर से पढ़ूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। भारत के आर्थिक विकास की योजना, प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का लोकप्रिय नामकरण बॉम्बे प्लान हो गया, जिसे भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक वर्ग ने तैयार किया था। इसमें 8 पूंजीपति शामिल थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, JRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम, इसके अलावा कस्तूरबाई लालबाई, यानी जो भारत के प्रमुख पूंजीपति थे, उन्होंने बॉम्बे प्लान तैयार किया। और यहाँ पर NPC और बॉम्बे प्लान मिलकर के काम करेंगे, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो लोग शामिल थे, जैसे बहुत सारे नाम मैंने बताए, उनमें कस्तूरबाई लालबाई, AD श्रॉफ, आरदेशिर दलाल और जॉन मथाई भी थे। योजना जो थी बॉम्बे प्लान वाली, बॉम्बे योजना जिसको हम कहते हैं, बॉम्बे प्लान जो है 1944-45 में प्रकाशित हुई और 8 पूंजीपति जो बताए थे अभी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर उसमें से एक इसमें से पुरुषोत्तम दास ठाकुर राष्ट्रीय योजना समिति के 15 सदस्यों में से एक थे। यानी पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो थे वो बॉम्बे प्लान में भी थे और NPC में जो सदस्य बुलाए गए थे उनमें भी थे। ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर योजना समिति के यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति NPC जो 1938 में गठित थी, उसके 15 सदस्यों में से एक थे। और 3 सदस्य जो JRD टाटा और GD बिरला और लाला श्रीराम जो थे, उनको राष्ट्रीय योजना समिति की उप समितियों के सदस्यों में, जो कुल उप समितियाँ 29 थी, उन उप समितियों के सदस्यों में रखे गए थे। यानी योजना की जरूरत और NPC और बॉम्बे प्लान के सदस्यों की साझी सदस्यता से इन दोनों ने बड़ी योजनाओं के बीच स्पष्ट सहमति बनी। और इसका प्रतिफल यह हुआ, इसके प्रतिफल के रूप में स्वतंत्रता के पश्चात देश की आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप सामने आया, मतलब स्वरूप प्रदान करने की करने में जो है सामने आया, व्यवस्था का एक स्वरूप प्रदान करने में सामने आया इनकी सहमति, मतलब इस तरह से प्रतिफल मिला। इन सहमतियों में से कुछ प्रमुख की चर्चाएं में कर लेते हैं। जैसे एक तो कृषि पुनर्रचना के मामले में
देख लें तो कृषि पुनर्रचना के मामले में मूलभूत सहमति, सभी प्रकार के बिचौलियों, जमींदारी उन्मूलन का उन्मूलन, नवीन न्यूनतम मजदूरी, कृषक उत्पादकों न्यूनतम उचित मूल्य की गारंटी, सहकारी संस्थाएं, ऋण व विपणन इनकी भी आधार पर। दूसरी जो है औद्योगिकीकरण पर सहमति हुई। औद्योगिकीकरण पर सहमति, जिसके तहत दोनों योजनाओं ने भारी पूंजीगत वस्तुओं और मूलभूत उद्योगों बॉम्बे प्लान के कुल योजना आकार का 35% इनको आवंटित किया था, इन पर जोर दिया। इसके अलावा तीसरी जो है सोवियत योजना से सीखकर एनपीसी और बॉम्बे प्लान दोनों अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उपयोग उद्योगों का विकास भी कर साथ साथ चाहते थे, लेकिन थोड़ी धीमी गति से। इसके अलावा दोनों योजनाएं मध्यम उद्योगों, लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन यानी कि एमएसएमईज को प्रोत्साहन देने की महत्वपूर्ण मानती थी, क्योंकि इनमें अधिकतर रोजगार पैदा किए जा सकते थे और बदले में इन्हें कम पूंजी और कम तर स्तर के संयंत्रों और मशीनरी की आवश्यकता थी। दोनों योजनाएं मांगती थी कि राज्य की अर्थव्यवस्थाओं में नियोजन, नियंत्रण और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार, उद्योग एवं बैंकिंग को राज्य स्वामित्व, सार्वजनिक कोष और प्रत्यक्ष कर एवं अत्यधिक नियंत्रण के माध्यम से एक सक्रिय भूमिका निभानी थी। दोनों ही योजनाओं ने समाज कल्याण के व्यापक उपायों का पक्ष लिया, जिसमें कि काम अधिकार एवं पूर्ण रोजगार, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, जल एवं स्वच्छता, निःशुल्क शिक्षा, बेरोजगारी एवं बीमारी के लिए सामाजिक बीमा पर अधिक सरकारी खर्च तथा उपयोगी सेवाओं जैसे बिजली परिवहन को राज्य की सब्सिडी के माध्यम से कम कीमत पर उपलब्ध करवाना आदि शामिल थीं। इसके अलावा इन पर सहमति बनी। दोनों ही योजनाएं एक ऐसी योजना बनाने पर एकमत थीं कि जिनके माध्यम से असमानताओं को दूर किया जा सके, प्रगतिशील करारोपण, धन के संकेंद्रण पर रोक लगे, बराबरी अर्थात असमानता को अवांछनीय माना गया। इसमें घरेलू बाजार पर बंदिश थी। अब हम समझते हैं गांधीवादी योजना, द गांधीयन प्लान। गांधीवादी आर्थिक चिंतन की मूल भावना का समावेश करते हुए श्री राम नारायण अग्रवाल ने 1944 में इस योजना का निर्माण किया। 1944 में नारायण अग्रवाल, श्री राम नहीं, नारायण अग्रवाल ने इस योजना का निर्माण किया। इस योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया। यहाँ तक कि अगर औद्योगिकीकरण का भी पक्ष लिया हो तो कुटीर एवं ग्रामोद्योग के स्तर तक ही, ग्रामोद्योग के तक ही, न कि एनपीसी और बॉम्बे प्लान की तरह बड़े एवं भारी उद्योगों का समर्थन किया। इस उद्योग ने भारत के लिए विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें आत्मनिर्भर गांवों की व्यवस्था होगी। ठीक, यहाँ तक कि यहाँ ध्यान देने की बात जरूर दें कि गांधीवादी एनपीसी और बॉम्बे प्लान के केंद्रीकृत नियोजन एवं आर्थिक राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रभावी भूमिका और औद्योगिकीकरण पर बल देने जैसे विचारों से सहमत नहीं थे। गांधी जी के लिए मशीनें, वाणिज्यीकरण तथा केंद्रीकृत राज्य शक्ति आधुनिक सभ्यता के अभिशाप की तरह थे, जिन्हें यूरोपीय उपनिवेशवाद ने भारतीय लोगों पर थोपा था। गांधी जी के अनुसार उद्योगवाद न कि उद्योग लगाने की अक्षमता भारत की गरीबी का मूल कारण था। बाद में 1940 के दशक में कांग्रेस ने इसी आधार पर उपनिवेशी शासन के विरुद्ध बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया, लेकिन एनपीसी ने कांग्रेस के इन मुद्दों पर अलग राय कायम की और एक तरह से गांधी जी के मत को छोड़ दिया, नेशनल जो पॉलिसी थी उसको। ठीक है, एनपीसी के पहले ही सत्र में 15 सदस्यीय एनपीसी के एकमात्र गांधीवादी सदस्य थे जेसी कुमारप्पा। इसने यह कहकर गतिरोध पैदा कर दिया कि एनपीसी को औद्योगिकीकरण की योजना पर विचार करने का क्या अधिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता है आधुनिक उद्योगवाद को सीमित करना, उसे समाप्त करना। बाद में नेहरू जी ने हस्तक्षेप कर घोषणा की एनपीसी के ज़्यादातर सदस्य ये अनुभव करते हैं कि बड़े उद्योगों को उस सीमा तक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहाँ तक वे कुटीर उद्योगों के लिए संकट पैदा न कर दें। यह लंबा वैचारिक गतिरोध चला, जिस योजना के माध्यम से नियोजन योजना के बारे में गांधीवादी मत को रखने की अनिवार्यता पैदा की। अब हम समझते हैं जन योजना, द पीपल्स प्लान। 1945 में एक और योजना सामने आई, जिससे हम क्या कहते हैं, अतिवादी मानवतावादी नेता एमएन रॉय 1945 में, जो कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति इंडियन ट्रेड यूनियन से संबंध थे, अध्यक्ष थे। इस योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी, जिसने लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जरूरत की वकालत की। इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों को प्रमुखता दी गई। अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि भारतीय योजनाकरण जो समाजवादी रुझान है के पीछे योजना यही है, जन योजना, पीपल्स प्लान। 1990 के दशक के यूनाइटेड फ्रंट सरकार और 2004 की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए
यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रेरणा यही रही कि ऐसा माना जाता है। मानवीय चेहरे के साथ आर्थिक सुधार का नारा जिसके साथ 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, उसमें इसी योजना की प्रतिध्वनि थी। बात करते हैं अगली योजना की, वो है सर्वोदय योजना। द सर्वोदय प्लानिंग क्या है? एनपीसी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के पश्चात जब सरकार पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने की तैयारी कर रही थी, तो भारत में एक नियोजित विकास का एक खाका प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जो है 1950 में प्रस्तुत करते हैं, जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना गया। इस योजना की मूल प्रेरणा गांधीवादी पद्धति का सामुदायिक रचनात्मक कार्य तथा ट्रस्टशिप था। साथ ही सर्वोदय नेता विनोबा भावे के सर्वोदय का विचार भी इसमें समाविष्ट था। इस योजना में विन्यस्त प्रमुख विचार गांधीवादी योजना से बहुत मिलते जुलते थे, जैसा कि कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योग में बल, आत्मनिर्भरता एवं विदेशी पूंजी, तकनीक पर प्राय नगण्य निर्भरता, भूमि सुधार, आत्मनिर्भर गांव, योजना को विकेंद्रीकृत सहभागी प्रकार आदि। इस योजना की कुछ स्वीकार्य विचारों को भारत सरकार द्वारा शुरू करने की पंचवर्षीय योजना में उचित महत्व प्राप्त हुआ। 1960 के दशक की शुरुआत तक जयप्रकाश नारायण जेपी भारतीय नियोजन प्रक्रिया के कटु आलोचक बन गए, विशेषकर इन केंद्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति तथा जन सहभागिता की अनुपस्थिति को लेकर के। वास्तव में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार तत्कालीन स्थापित शक्ति, संरचना शक्ति, विधायकों, सांसदों, नौकरशाहों तथा राज्य स्तरीय राजनीतिक नेताओं को बिल्कुल रास नहीं आता था। इस कारण जयप्रकाश नारायण यानी जेपी 1961 भारतीय योजना पद्धति के विरुद्ध हो गई। समिति ने यह बात सामने रखी कि एक बार पंचायती राज को योजना निर्माण व योजना कार्यान्वयन की एजेंसी के लिए जिम्मेदार मानने के बाद विषयवार व्यक्तिगत आवंटन को एक मार्गदर्शक रूप में रखने में कोई वैध कारण नहीं रह जाता। कमेटी के विनम्र सुझावों को दरकिनार कर कई केंद्रीकृत योजना या केंद्रीय योजना जैसे लघु कृषक विकास एजेंसी, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि SFDA स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको लघु कृषक विकास एजेंसी कहते हैं। इसके अलावा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्राफ्ट फ्रॉम एरिया प्रोग्राम, जिसको DPAP कहते हैं। ठीक, इसके अलावा डपाप के अलावा सफडा, डफाफ, जनजातीय विकास कार्यक्रम, इंटेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव यानी जनजातीय विकास कार्यक्रम, तो इंटेंसिव ट्राइबल यानी जनजातीय विकास कार्यक्रम एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो जनजातीय को कहते हैं इंटेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि ITDP। ठीक, सघन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी कि ITDP इन आदि सरकार द्वारा शुरू किया और इन्हें पंचायत के विषय क्षेत्र में एकदम बाहर रखा गया। ठीक है, यह तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के पश्चात संभव हुआ कि स्थानीय निकायों की भूमिका एवं नियोजित विकास में उनका महत्व स्वीकार किया गया। अंततः जयप्रकाश नारायण के विचारों को ही मानना पड़ा। अब समझते हैं कुछ क्षेत्रवार रिपोर्टें, सम एरिया वाइज रिपोर्ट्स। 1940 के दशक तक भारत में नियोजित विकास की जरूरत को अधिकाधिक मान्यता मिल गई थी, नियोजित विकास को। ठीक है, 1940 तक लोकप्रिय जनमत के दबाव में सरकार ने इस दिशा में कुछ नियोजित कार्यवाहियां शुरू की। 1940 के दशक में हम अनेक क्षेत्र विशिष्ट रिपोर्टें प्रकाशित होते देखते हैं। पहली ग्रामीण ऋण पर गाडगिल रिपोर्ट, दूसरी कृषि विकास पर खेरागत रिपोर्ट, तीसरी कृषि मूल्य पर कृष्णामाचारी रिपोर्ट, चौथी सहकारी समितियों पर सरैया रिपोर्ट, पांचवी सिंचाई पर अनेक रिपोर्टों की श्रृंखला, सतह जल नहर, इन पर जो रिपोर्ट हैं। तो 1940 के दशक में हम अनेक रिपोर्टें देखते हैं, और जैसे एक तो गाडगिल रिपोर्ट, खेरागत रिपोर्ट, कृष्णामाचारी रिपोर्ट, सरैया रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्टें हैं। गाडगिल रिपोर्ट ग्रामीण ऋण पर थी, खेरागत रिपोर्ट कृषि विकास पर आधारित थी, कृष्णामाचारी जो है कृषि मूल्य पर रिपोर्ट थी, सरैया रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं वो सहकारी समितियों पर थी। इस तरह की रिपोर्टें हैं। इन सब रिपोर्टों को सावधानी पूर्वक व पर्याप्त विद्वता एवं दक्षता के साथ तैयार किया गया, किंतु सरकार इनके निष्कर्षों को लागू करने के प्रति तनिक भी उत्साहित नहीं दिखी। लेकिन स्वतंत्र भारत में इन रिपोर्टों को बहुत लाभ उठाया गया, जबकि नियोजन की शुरुआत में इन क्षेत्रों को समावेशित करके की गई। ठीक है, तो जब इनको शामिल कर लिया गया तो स्वतंत्र भारत में इन रिपोर्टों का बहुत लाभ उठाया गया। इन
इस निष्कर्ष तक पहुंचने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि स्वतंत्रता पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भारत का था, इसके अलावा भारत सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रमुख उद्योगपतियों और अन्य के बीच में निम्नलिखित सिद्धांतों के प्रति पर्याप्त महत्व स्तर तक एक सहमति बन गई थी। एक केंद्रीकृत या केंद्रीय योजना निर्माण होना चाहिए जिसमें राज्य एक सक्रिय भूमिका अदा करें, जिससे कि सामाजिक आर्थिक विकास हो और जीवन स्तर में एक तीव्र लाभ उठान आए। इसके अलावा नियंत्रण एवं लाइसेंसीकरण व्यवस्थित रूप से हो, जिससे कि निवेश को वांछनीय चैनलों पर निर्देशित किया जा सके, जिससे समत्वपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा देखें तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास होना चाहिए, जिससे मूलभूत उद्योगों की स्थापना विशेष रूप से जरूरी है, महत्वपूर्ण है। इसमें राज्य के स्वामित्व वाले और राज्य नियंत्रित उद्यमों को एक विशेष भूमिका है। हालांकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की अलग अलग क्षेत्रों को आवंटित करने पर मुद्दों पर दृष्टिकोण में अंतर था। यह भी कम रोचक विषय नहीं है कि उपरोक्त सभी समझौतों एवं सहमतियों तक स्वतंत्रता पूर्व के 2 दशकों के दौरान एक विकासात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत ही पहुंचा जा सका, जबकि देश में नियोजित विकास की जरूरत पर लगातार हुई चर्चाओं एवं कार्यवाहियों का अंजाम दिया गया। अब देखते हैं एक कथन को, और कथन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। ये जेबीआईडी क्या है पता नहीं, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। ये आईबीआईडी है, जेबीआईडी नहीं, मतलब आईबीआईडी क्या है समझ में नहीं आया मुझे, बाद में देखेंगे इसका कथन क्या, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा तैयार करना बॉम्बे प्लान एवं अन्य योजनाओं जिनकी ऊपर चर्चा की गई हैं, एनपीसी तथा सर्वोदय प्लान को छोड़कर की गंभीर सीमाएं भी थी। ठीक, मतलब एनपीसी और सर्वोदय प्लान को छोड़ दें तो बाकी जो भी बॉम्बे प्लान हो, चाहे तैयार योजना हो, अन्य योजनाएं जो भी थी इनमें गंभीर समस्याएं भी थी, गंभीर सीमाएं भी थी। उन्हें तैयार किया गया, तब तक ये मालूम हो चुका था कि सत्ता के हस्तांतरण में अब विलंब नहीं है, लेकिन सरकार के स्वरूप के बारे में न तो कोई जानकारी थी और न ही कोई अनुभव। योजनाएं अधिकतर विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई थी और उनमें कोई आपसी समन्वय नहीं था, उनके पीछे कोई सामाजिक दर्शन नहीं था। स्वतंत्रता के आने तक वे अपर्याप्त सिद्ध हुई। हालांकि नियोजन तथा उनके तरीके पर जो चिंतन मनन हुआ वो भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। योजना के प्रमुख उद्देश्य अब हम समझते हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग। भारत में नियोजन जो है जनाकांक्षाओं तथा भविष्य के सपनों को आकार करने के लिए उपकरण था। हम जानते हैं कि भविष्य के भारत की नींव एक दिन में नहीं पड़ी। सपनों का भारत बनाने की प्रक्रिया समूचे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चलती रही। इन आकांक्षाओं और लक्ष्यों को राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल पॉलिसी कमेटी एनपीसी की रिपोर्टों, संविधान सभा की चर्चाओं और अंततः संविधान में समुचित महत्व व स्थान मिला। स्वतंत्रता आंदोलन के उठान के दौरान साथ ही सोवियत संघ और फ्रांस के नियोजन शैलियों से प्रभाव ग्रहण कर एनपीसी ने भारत में नियोजन के उद्देश्यों की रूपरेखा निर्धारित की। भारत के नियोजन की प्रक्रिया में राष्ट्रीय आंदोलन की आकांक्षाओं तथा भावी पीढ़ियों की जरूरतों एवं अपेक्षाओं को शामिल किया गया। हालांकि ऐसा कहना यह भारत में नियोजन के उद्देश्यों पर एक अत्यंत सामान्य टिप्पणी माना जाएगा। हमें इस विषय में चर्चा आगे बढ़ाने के लिए भारत के नियोजन के विशिष्ट एवं वस्तुनिष्ठ लक्ष्यों पर गौर करना होगा। नियोजन में के विषय में चली चर्चाएं और कुछ ऐतिहासिक विमर्श इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो हम चर्चाएं शुरू करते हैं। पहला बिंदु, सारी परिस्थितियों एवं दशकों में निर्मित सामाजिक दर्शन के आलोक में समीक्षा करते हुए संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बढ़ती आकांक्षाओं की क्रांति को रचनात्मक दिशा में मोड़ने के लिए भारत को सावधानी से सुनियोजित दीर्घकालिक सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए दृढ़ संकल्पित प्रयास करने चाहिए। साथ ही आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रगति का उपयोग अगर जीवन स्तर में द्रुत व प्रशंसनीय सुधार करने चाहिए और इस प्रक्रिया में अधिकतम सामाजिक न्याय को सुलभ बनाना चाहिए। कुल मिलाकर यह भारत को एक कल्याण राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट बनाने का आह्वान था। इन चर्चाओं में न केवल देश में नियोजन की अनिवार्यता पैदा की बल्कि नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों को भी रेखांकित किया। दूसरा बिंदु इसमें यह है कि भारत में नियोजन के उद्देश्यों से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं
तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं, तीन इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो इसकी फीचर्स थे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में जोड़ी गई। जैसे पहली ये विशेषता कि आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन एक समवर्ती विषय है। केंद्र राज्य समवर्ती सूची इन तीन विषयों का निर्धारण जो है करते हुए संविधान केंद्र को ये शक्ति प्रदान करता है कि वह महत्वपूर्ण क्षेत्र की गतिविधियों में समन्वित विकास सुनिश्चित करे और राज्य को उनके लिए निर्धारित विषयों में पहल और प्राधिकार संरक्षित करने के उपाय करें। दूसरा जो इसमें है वो ये जोड़ा गया कि संविधान में केंद्र राज्यों तो राज्यों के समूहों के बीच स्वैच्छिक आधार पर सहयोग बढ़ाने और साझे हितों के विषयों पर विधायी प्रक्रियाओं एवं प्रशासन में अनुसंधान करने और इस प्रकार के संघीय संविधान अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 252, 257, 258, 258 ए, 257, 252, 252 एवं 312 में अंतर्निहित कठोरताओं के उपेक्षा के प्रावधान मौजूद हैं। ठीक है, तो संविधान के में केंद्र तथा राज्यों के बीच में राज्यों के समूहों के बीच स्वैच्छिक आधार पर सहयोग बढ़ाने, साझे हितों के विषयों पर विधायी प्रक्रियाओं एवं प्रशासन में अनुसंधान करने और इस प्रकार के संघीय संविधान में अंतर्निहित कठोरताओं की उपेक्षा के प्रावधान मौजूद हैं। और कौन कौन से अनुच्छेद जो है 249, 252, 257, 58 और 58 ए और 312, ये सब अनुच्छेद मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं। अनुच्छेद 312 जो है वो आपके आ जाता है भाग संख्या लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग जो है भाग संख्या कौन सा है आप समझ लीजिएगा 14वां। तो 14वें भाग में ये आता है 312 और वहाँ लिखा गया है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 में क्या लिखा गया है? अखिल भारतीय सेवाएं। जबकि अनुच्छेद 249, 52, 257, 58 और 58 ए जो है ये सारे अनुच्छेद किस भाग में आते हैं आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ये सब अनुच्छेद आते हैं भाग संख्या 11 में संघ राज्यों के बीच संबंध, और संबंध जो है 245 से 263 तक आते हैं। 245 से 263 के बीच में 249 आता है। 249 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो राज्य सूची के विषय में इनमें ये जो सेंटर है वो राष्ट्रीय हित में कोई शक्ति बना सकती हैं, कोई कानून बना सकती हैं, ये संसद इसके पास शक्ति इसमें लिखी हुई 249 में। 252 है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य द्वारा अंगीकार किया जाना भी इसमें 252 में आता है। 257 जो है वो आ जाता है प्रशासनिक संबंध में। ये दोनों ही आर्टिकल 249 और 252 जो है ये विधायी संबंधों में थे। प्रशासनिक संबंधों में सुधार की बात यहाँ लिखी गई है। 257 जो कहता है कुछ दशा में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, और 258 ए जो है 257 के बाद 258 जो कहता है वो है कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। तो कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान की जाती है, ये संघ की शक्ति है। 258 बी ए जो है वो संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति जो है, संघ जो है उनको कृत्य सौंपी जा सकती हैं। कुछ राज्यों को शक्ति करने की संघ जो है वो राज्यों को शक्ति सौंप सकता है। और 58 ए में संघ को जो है कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति जो है ये सब लिखी गई है। तो इन सब आर्टिकल से आपको ये दिख रहा होगा कि जो केंद्र और राज्यों के संबंध हैं उनकी बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से की गई है। और अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर के आर्टिकल 312 वो है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं। तो संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच स्वैच्छिक आधार पर सहयोग बढ़ाने और साझे हित के विषयों पर विधायी प्रक्रियाओं में प्रशासन में अनुसंधान करने और इस प्रकार की संघीय संविधान में अंतर्निहित कठोरताओं की उपेक्षा के प्रावधान मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा संविधान कल्याणकारी राज्य के स्वरूप के अलावा उन मौलिक सिद्धांतों के स्वरूप को भी रेखांकित करता जिन पर वह आधारित होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आर्थिक और सामाजिक नियोजन में समवर्ती सूची की बात यहाँ पर की गई है, और इसके अलावा संविधान में जो अनुच्छेद जो है उनकी कठोरता को दूर करने की बात की गई है, और संविधान कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करे ये चीज़ें की हैं। ये नियोजन तथा उनके उद्देश्यों की प्रमुख आधारशिलाएं जो हैं वो संविधान में सन्निहित है। और ये आने वाले दशकों में केंद्र राज्यों के बीच रस्साकशी विवाद का कारण बनेगा और सरकार को मानवीय चेहरा के सुधार का जुमला अपनाने को बाध्य करेगा। हमें देखते हैं कि किस प्रकार 1990 के दशकों में आर्थिक सुधारों के युग में नियोजन ने उल्टी दिशा पकड़ी। अब इसमें हम तीसरा बिंदु पढ़ते हैं, वो है सरकार ने संविधान के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के संवैधानिक प्रावधानों का संदर्भ लेते हुए मार्च 1950 में योजना आयोग के गठन की घोषणा की। इस संकल्प में व्यक्त तो भारत में नियोजन जो चल रहा था, भारत में नियोजन के संदर्भ में जो तीसरी चर्चा है वो ये है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास होना चाहिए। मूलभूत उद्योगों की स्थापना विशेष रूप से जरूरी और महत्वपूर्ण है।
मूलभूत उद्योगों की जरूरत है, बिल्कुल महत्वपूर्ण भी है। इसमें राज्य के स्वामित्व वाले एवं राज्य के नियंत्रित उद्यमों की विशेष भूमिका है। हालांकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्रों में आवंटित करने के मुद्दे पर दृष्टिकोणों में अंतर था। यह भी कम रोचक विषय नहीं है, ये चीज़ हमने समझी। तो यहाँ पर योजना के प्रमुख उद्देश्य जो हैं दिए गए हैं और योजना के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में हम समझ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, योजनाओं के संदर्भ में जो चर्चाएं चली उसमें तीसरी चर्चा ये है कि सरकार ने संविधान के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के संवैधानिक प्रावधानों का संदर्भ लेते हुए मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन करके योजना आयोग के गठन की घोषणा एक संकल्प के द्वारा व्यक्त की। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत प्रत्येक नागरिक के लिए आय के अलावा आजीविका का पर्याप्त साधन है, ठीक, और रोजगार के अवसर और न्याय एवं समता पर आधारित समत्वपूर्ण जो है उस पर आधारित समता समत्व एक ही है, ठीक है, समता पर आधारित एक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार नियोजन के मूल उद्देश्य जो हैं मूलभूत उद्देश्य जो हैं वो भारत के संविधान के इस प्रावधानों में उल्लेखित हैं। इनका उल्लेख जो है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में इन शब्दों में किया गया। क्या किया गया? पहले 1951 से 1956 में क्या कहा गया? पहली पंचवर्षीय योजना में वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की जरूरत निर्धनता तथा आय, धन तथा अवसर में असमानता की यथार्थ परिस्थितियों से बनती हैं, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की जरूरत बनती स्पष्ट दिख रही है। स्पष्ट है कि निर्धनता को केवल धन के पुनर्वितरण से समाप्त नहीं किया जा सकता, न ही उत्पादन बढ़ाने की दिशा में लक्षित कोई कार्यक्रम वर्तमान असमानताओं को दूर कर सकता है। इन दोनों पर एक साथ विचार करना होगा, इसमें ऐसा कहा गया। इसके अलावा चौथी चर्चा यह है कि नियोजन के उपरांत किसी न किसी रूप में आने वाले समय में प्रमुखता पाते रहे, जैसे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया? इस योजना को प्रथम योजना की अवधि के शुरू करने के बाद आगे बढ़ाना है। इसके द्वारा उत्पादन, विनिवेश एवं रोजगार में व्यापक वृद्धि प्राप्त की जानी है। साथ अर्थव्यवस्था को उसके आर्थिक ही नहीं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से भी गतिशीलता प्रदान करने के लिए जरूरी संस्थागत परिवर्तनों की गति को तेज करना होगा। पांचवी चर्चा ये है कि योजनाओं नियोजन कैसे हुआ भारत में, मतलब तो उसमें हम पांचवा बिंदु पढ़ रहे हैं। यह उद्देश्य जो है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 में इन शब्दों में सामने आए क्या कि भारत में आर्थिक नियोजन का मूलभूत कार्य अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन लाना है, जिससे उच्च स्थिर वृद्धि दर हासिल की जा सके, लोगों के जीवन स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हो और गरीबी तथा बेरोजगारी का उन्मूलन हो और अंततः एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मौलिक आधार बने, ठीक। इसके अलावा छठा चर्चा का बिंदु यह है कि यह जानना जरूरी होगा कि 1991 से 92 के दौरान शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के समय नियोजन के उद्देश्य क्या रखे गए थे, क्योंकि इन नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी NEP ने विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के समक्ष देश में नियोजन के उद्देश्यों को लेकर प्रश्नजनक चीज़ों के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकालने पर विवश कर दिया। क्या निकाला निष्कर्ष ये कि वेतन से हटाकर स्वरोजगार पर निर्भरता की जरूरत है। इसके अलावा सरकार पीछे हट रही है तो अर्थव्यवस्था निजी समर्थक होती जा रही हैं और क्षेत्रवार विचार करें तो परियोजना के सामाजिक उद्देश्य गौण हो जाएंगे। इसके अलावा अब तक रेखांकित किए गए नियोजन के सभी उद्देश्य धुंधले बना दिए गए हैं। इसके अलावा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने से आर्थिक अर्थव्यवस्था नव उपनिवेशवाद के चंगुल में फंस जाएगी, आदि आदि आदि। लेकिन उपरोक्त सभी शंकाएं आने वाली योजनाओं में स्पष्ट रूप से निर्मूल सिद्ध हुई और परिवर्तित योजनाओं से हम इस प्रकार उद्धृत कर सकते हैं। क्या क्या हुआ देखिए, पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। भविष्य में आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था निजी सहभागिता पर अधिक निर्भर रहेगी तथा हालांकि मोटे उद्देश्य वही रहेंगे, लेकिन नियोजन की प्रकृति अधिक प्रतीकात्मक हो जाएगी। यह घोषणा आर्थिक सुधारों को लागू करते समय 23 जुलाई 1991 में की गई थी। तब 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 की शुरुआत की गई थी और नियोजन के मूल उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जबकि नीतियों के उपकरणों में परिवर्तन किया गया। यह घोषणा आर्थिक सुधारों को लागू करते समय सरकार ने की थी 1991 में। इसके अलावा नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 की शुरुआत करते समय ये घोषणा की गई। पंडित जी द्वारा स्थापित भारत में नियोजन के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 9वीं योजना में किसी नई खोज में प्रवृत्त होने की मंशा नहीं है, लेकिन यह योजना जिन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती हैं वे पिछले अनुभवों की सीख पर आधारित हैं, जिनमें 8वीं योजना भी
शामिल हैं। ये आज की समस्याओं व चुनौतियों से संबंधित हैं तथा कल के लिए देश को तैयार करने की कोशिश भी करते हैं। इसके अलावा अंत में नियोजन प्रक्रिया और भारत में नियोजन के प्रमुख 6 उद्देश्यों एवं व्यापक सहमति बनती दिखती हैं। ये 6 उद्देश्य कौन से देखते हैं? पहले आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरी गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तीसरा उद्देश्य। चौथा आर्थिक असमानता पर नियंत्रण। पांचवा आत्मनिर्भरता। और उसके बाद छठा जो है वो है आधुनिकीकरण। तो बात करते हैं एक एक पर थोड़ा विस्तार से। आर्थिक वृद्धि पहला उद्देश्य, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये उद्देश्य भारत में नियोजन के सर्वोच्च लक्ष्यों में शामिल रहा है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर में वृद्धि जो आज के लिए भी सच है, भविष्य के लिए भी सच बना है बिना किसी संदेह की। दूसरा जो उद्देश्य है वो है पॉवर्टी एलिविएशन। पॉवर्टी एलिविएशन क्या होता है? गरीबी उन्मूलन जिसको हम कहते हैं। गरीबी उन्मूलन वह सर्व प्रमुख विषय था जिसने एनपीसी सदस्यों के साथ संविधान सभा में भी सदस्यों का ध्रुवीकरण कर दिया। ठीक है, एनपीसी के साथ साथ गरीबी जो है, गरीबी उन्मूलन ने एनपीसी में भी ध्रुवीकरण किया और संविधान सभा में भी ध्रुवीकरण कर दिया। इस हद तक कि नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में आज़ादी के पहले ही निर्णय ले लिया गया। गरीबी उन्मूलन को लक्षित अनेक कार्यक्रम देश में सभी सरकारों द्वारा चलाए गए और यह आज भी जारी हैं। कहीं अधिक, कहीं गंभीरता के साथ है तो कहीं कम। ठीक, जैसे NRGEP जिसे यूपीए सरकार 2006 में शुरू किया गया, वह भी एक अधिनियम बनाकर इस विषय में उच्च राजनीतिक स्तर पर ध्यान खींचा। तीसरा लक्ष्य है रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गरीबों को रोजगार प्रदान करना गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य अर्थशास्त्र का सर्वोत्तम औजार रहा है। इस प्रकार भारत में नियोजन का यह स्वाभाविक उद्देश्य बन जाता है कि इसे गरीबी उन्मूलन के लिए अपनाया जाता है। भारत में रोजगार सृजन इसलिए गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य का हिस्सा रहा है। कई कार्यक्रम एवं योजनाएं इस दिशा में समय समय पर सरकार द्वारा शुरू की जाती रही हैं। उनमें वेतन रोजगार पर आधारित कुछ कार्यक्रम अभी भी अस्तित्व में है, जैसे एक तो मनरेगा शायद। इसके अलावा अन्य स्वरोजगार कार्यक्रम भी शामिल हैं। चौथा उद्देश्य आर्थिक असमानता पर नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। भारत में अंतर व्यक्तिक इंटरपर्सनल तथा अंतर व्यक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल स्तर पर आर्थिक गैर बराबरी असमानता स्पष्ट रूप से दृष्टव्य थी। इस प्रकार की आर्थिक असमानताओं को रोकने के लिए आर्थिक नियोजन भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत का एक औजार के रूप में स्वीकार्य हो चुका था। नियोजन के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न सरकारों ने तरह तरह की नवाचारी नीतियों को लागू किया, यहाँ तक कि कभी कभी संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के से भी इनके टकराव की स्थिति बनी। हालांकि भारतीय नियोजन को कुछ सामाजिक आर्थिक उद्देश्य पूरे करने तथा मात्र आर्थिक नियोजन को ही नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया। तकनीकी रूप से सामाजिक नियोजन, जिसे सामाजिक अभियंत्रण कहना बेहतर होगा, राजनीतिक प्रक्रिया के ऊपर छोड़ दिया गया। यही कारण है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण, प्रीमियर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, भूमि सुधार, अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन आदि विषय योजनाएं उपयोग के दायरे में नहीं आते। आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस अगला उद्देश्य। 1930 तथा 1940 के दशकों के दौरान राष्ट्रवादियों, पूंजीपतियों, एनपीसी की यह अभिलाषा थी कि आर्थिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता को विश्व अर्थव्यवस्था में एक अधीनस्थ स्थिति को दूर करने के लिए भी इसलिए ज़रूरत अनुभव की गई, जैसा कि मतलब स्थिति को दूर करने के लिए भी इसकी स्थिति के लिए दूर करने के लिए इसकी अनुभव जो ज़रूरत है वो अनुभव की गई। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने विचार व्यक्त किया था, आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को छोड़ देना नहीं, उसे बढ़ा देना चाहिए, लेकिन इस दृष्टिकोण से भी आर्थिक साम्राज्य का निषेध किया जाए। भारत अभी भी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के पश्चात भूमंडलीकृत दुनिया में उच्चतर परस्पर निर्भरता की वास्तविकताओं से भी जूझ रहे हैं। कोविड-19 महामारी द्वारा लाए गए आर्थिक गतिरोध के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा मई 2020 में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सबल कदम उठाया गया। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई, जो इस उद्देश्य की प्राप्ति के 5 स्तंभ अर्थव्यवस्था, अधिसंरचना, व्यवस्था, जनांकीय और मांग के आधार से करेगा। आत्मनिर्भरता इस दिशा में भारत की पहली कोशिश है जिसमें इसके आयाम रणनीति की सुस्पष्ट घोषणा मिलती है। जैसे विशेषज्ञों ने इसे विश्व में बढ़ते संरक्षणवादी रुख का भारतीय जवाब माना है। दूसरी तरफ भारत के इस अभियान को विश्व किस रूप में विश्लेषित करेगा, या फिर भारत जो वैश्वीकरण एक मजबूत पक्षधर रहा है
आत्मनिर्भरता एवं वैश्वीकरण के चरित्रों में तालमेल पर कैसे बैठेगा। इन प्रश्नों पर उत्तर भविष्य में मिल जाएंगे। इसके अलावा आधुनिकीकरण एक उद्देश्य है। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण नियोजन का एक सर्वोच्च उद्देश्य माना जाता है। विशेषकर कृषि क्षेत्र में एक दुग्ध उत्पादन में आदि क्षेत्र में आधुनिक पद्धतियों एवं तकनीक का समावेश करने की जरूरत थी। उसी प्रकार शिक्षा में भी आधुनिकीकरण व्यवस्था को अपनाए जाने की जरूरत है। भारत में आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार किया गया, चूँकि अर्थव्यवस्था की प्रमुख चालक शक्ति प्राइमरी मूविंग फोर्स जो हैं पीएमएफ के रूप में उद्योग को अपनाया गया था। हालांकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बदलते आयाम को अपनाना आवश्यक हो जाता है। भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य न केवल व्यापक हैं बल्कि खुले हुए भी हैं। यही कारण है कि समय बीतने के साथ साथ इन उद्देश्यों में परिवर्तन की जरूरत कभी नहीं पड़ी। इसका अर्थ यह है कि एक योजना के संपन्न होते ही दूसरी योजना के उद्देश्य स्वतः ही निर्धारित हो जाते थे। जहाँ तक उद्देश्यों की बनावट का प्रश्न है, हम विश्वासपूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति, सिद्धांत, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों में व्यक्त समस्त आकांक्षाएं इसमें समाहित हैं। सभी राष्ट्रवादियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की अभिलाषाएं हमारी भारतीय नियोजन व्यवस्था की आत्मा में गूंज रही हैं। आर्थिक नियोजन के उपरोक्त उद्देश्य योजना, आर्थिक नियोजन के ऊपर जो भी मैंने बताया था वो उद्देश्य योजना आयोग के साथ ही निरस्त हो चुके थे और योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई तथा इसमें साथ साथ नियोजन के उद्देश्यों को संघीय, समावेशी एवं साकल्यवादी, संपूर्ण, होलिस्टिक बनाने की भी घोषणा की गई। इसकी चर्चा अध्याय में नीति आयोग के उपखंड में की गई है और नीति आयोग वाले उपखंड में आप जरूर पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं योजना आयोग एंड प्लानिंग कमीशन की। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन 1949 के बाद आर्थिक और सामाजिक नियोजन को संविधान में शामिल करते हुए सहमति बनी और यह चरण देश में औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत के लिए अनुकूल था मतलब ये चरण। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था नियोजन के सिद्धांतों पर चल रही थी, लेकिन इन सिद्धांतों पर खंडशः ही कार्य कर रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत करने के लिए एक स्थायी विशेष निकाय की आवश्यकता थी जो नियोजन के संपूर्ण क्षेत्र का उत्तरदायित्व उठा सके, जैसे योजना निर्माण का, संसाधन की उपलब्धता का, कार्यान्वयन का, पुनरीक्षण का। ठीक है, चूंकि नियोजन एक तकनीकी विषय है, इस तरह मार्च 1950 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में मार्च में, और इसकी रचना, कानूनी स्थिति इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण निम्नलिखित हैं। जैसे एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, ये अतिरिक्त संवैधानिक यानी गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है, ठीक है, संवैधानिक नहीं, अतिरिक्त संवैधानिक है। अतिरिक्त संवैधानिक का मतलब गैर संवैधानिक ही है, ठीक है। इसके अलावा गैर वैधानिक निकाय था। गैर वैधानिक यानी कि नियोजन की धारणा संविधान से ले ली गई थी। इसके अलावा देखें तो आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों हेतु भारत सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय था। यह आर्थिक विकास के लिए एक विचारक मंडल यानी थिंक टैंक था, जिसके पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो ऑफिस चेयरमैन प्रधानमंत्री थे, जिसके तहत एक उपाध्यक्ष भी प्रावधान था, जिसका उपाध्यक्ष जो है कार्य आयोग उपाध्यक्ष का मुख्य कार्य आयोग के कार्यों का समन्वय करना था। इसके अलावा देखें केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 सदस्य, इसके पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे। इस आयोग में एक सचिव यानी मेंबर सेक्रेटरी होता था। इसके अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती, क्योंकि नियोजन के लिए अनेक विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी, इसलिए बढ़ाई जा सकती। योजना मंत्री भी इस आयोग के पदेन सदस्य थे। यह एक स्वायत्त निकाय था जिसके मुख्य मुद्दों पर अपने विचार होते थे और सरकार के पक्ष पर यह अपने विचारों को रखता था। यह केंद्र तथा राज्य मंत्रिमंडल के संपर्क में रहकर कार्य करता था और उनकी नीतियों के बारे में इस आयोग को पूर्ण जानकारी होती थी। इसके अलावा सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए इस आयोग को परामर्श लिया जाता था। स्वतंत्र विचारों के आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग ने इस परंपरा स्थापित की थी कि आयोग तथा केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विचारों को मतभेद का प्रचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा देखिए यह केंद्रीय मंत्रिमंडल से सचिवालय स्तर पर जुड़ा हुआ था। योजना आयोग मंत्रिमंडल संगठन का एक भाग था। इसके लिए मांग अनुदान इन डिमांड फॉर ग्रांट को बजट में मंत्रिमंडल सचिवालय व मांग के तहत रखा गया था। इसके अलावा इसका कार्यालय योजना भवन में था। योजना के कर्मचारियों में सचिव व सलाहकार शामिल हैं तथा इसमें एक अनुसंधान संगठन भी मौजूद थे। योजना आयोग एक तकनीकी निकाय यानी कि टेक्निकल बॉडी थी
और संबद्ध अवधि में नियोजन की आवश्यकता के अनुरूप इस निकाय में विशेषज्ञों एवं पेशेवरों को शामिल किया जाता था। आयोग को जो है कार्यकारी शक्तियाँ यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राप्त थी। अब बात करते हैं योजना के आयोग के कार्य। यद्यपि योजना आयोग का गठन नियोजन के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन वह किसी को पता नहीं था कि इस योजना आयोग अपने कार्यों का विस्तार देश के संपूर्ण प्रशासन क्षेत्र में कर लेगा। इसे देश का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है, जिसने संवैधानिक निकाय जैसे वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया तथा जो देश के प्रति उत्तरदायी नहीं था। समय के साथ इसने बड़े नौकरशाही संगठन को स्थापित किया, जिसके कारण नेहरू जी ने कहा था आयोग जो गंभीर विचारकों का एक लघु निकाय था, अब एक सरकारी विभाग में परिवर्तित हो चुका है, जिसमें सचिवों व निदेशालयों की भीड़ रहती है। इसने एक बड़ा भवन है, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। यद्यपि योजना आयोग के कार्यों में विस्तार किया गया ताकि नियोजन की समयानुसार आवश्यकता को इसमें शामिल किया जा सके, खासतौर पर आर्थिक सुधारों के बाद के दौर की। लेकिन इसके कार्यों की घोषणा उसी सरकारी आदेश के द्वारा की गई जिसने इसे स्थापित किया था। इसके अनुसार योजना आयोग जो है क्या क्या काम करेगा। ठीक है, योजना आयोग क्या है? देश के भौतिक पूंजीगत मानव संसाधनों का मूल्यांकन करता है। इसमें तकनीकी कर्मचारी भी शामिल हैं। उनमें संसाधनों की वृद्धि संभावनाओं की जांच भी करता है, जो देश की आवश्यकताओं की तुलना में कम है। इसके अलावा योजना आयोग देश में संसाधनों के अधिक प्रभावी व संतुलित उपयोग की योजना को सूत्रबद्ध करता है। इसके अलावा योजना आयोग जो है प्राथमिकताओं के निर्धारण के अनुसार उन चरणों को परिभाषित करता है जिसमें योजना को कार्यान्वित किया जाएगा तथा प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए संसाधनों के आवंटन को प्रस्तावित करता है। इसके अलावा उन कारकों को सूचित करता है जिनकी प्रवृत्ति आर्थिक विकास को घटाने की तथा उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है जो वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति के संदर्भ में योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा योजना के प्रत्येक चरण के सभी पहलुओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मशीनरी की भी प्रकृति निर्धारित करता है। इसके अलावा योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना तथा ऐसे मूल्यांकन के लिए दिए गए आवश्यक सुझावों पर नीति और उपायों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। इसके अलावा ऐसे अंतरिम तथा आनुषंगिक सुझाव देना जो दिए गए संदर्भ में उचित प्रतीत हो और ऐसे निर्दिष्ट किए गए कार्यों के निर्वहन को सरल बनाने तथा उन्हें वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, वर्तमान नीतिगत उपायों तथा विकास कार्यक्रमों पर सोच विचार करने के लिए अथवा विशेष समस्याओं की जांच के लिए जो उनकी राय के लिए केंद्रीय राज्य सरकारों द्वारा भेजी जाएं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 की शुरुआत के साथ ही सरकार ने तत्कालीन योजना आयोग को निम्नलिखित 2 नए कार्य सौंपे। जैसे पंचवर्षीय योजना शुरू हुई उसमें एक तो संचालन समिति उनको दी। स्टीयरिंग कमेटी की मदद से आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में विशेष संदर्भ योजना कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगा। यहाँ उल्लेख करना जरूरी है कि देश में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका कुछ क्षेत्रों में घट गई तथा कुछ क्षेत्रों में बढ़ गई। अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को पुनः परिभाषित करने यद्यपि विश्व व्यापक समसामयिक विचार था ये की प्रक्रिया में से ज़्यादातर विशेषज्ञों और व्यावसायिक समुदायों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अर्थव्यवस्था में नियोजन की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। 1991-92 की नई आर्थिक नीति प्रत्यक्षतः देश में बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार का प्रस्ताव था, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं था। नियोजन अप्रासंगिक नहीं बना, लेकिन केवल इसे एक नई दिशा की जरूरत थी। आर्थिक सुधारों की व्यापक प्रक्रिया के लिए अत्यधिक जरूरी था कि नियोजन अपना महत्व नहीं खोए। योजना आयोग के इस नए कार्य को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रगति का प्रबोधन यानी कि मॉनिटरिंग करना। इसके अलावा यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पहली बार योजना आयोग ने 10 क्षेत्रों के लिए नियंत्रित प्रबोधन यानी कि मॉनिटरिंग, जिसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग प्रबोधन को किए जाने वाले लक्ष्यों टारगेट्स को यानी कि मॉनिटरेबल टारगेट्स जो हैं उनको निर्धारित किया जो विकास के संकेतक हैं। केंद्रीय मंत्रालयों को इन लक्ष्यों से जोड़ा गया। मंत्रालयों के समय निर्धारित कार्यों का अब निरीक्षण योजना आयोग के द्वारा इस नए कार्य के तहत किया जाएगा। ऊपर दिए गए इस 2 कार्यों के साथ योजना आयोग वास्तविक रूप से एक अधिमंत्रिमंडल यानी सुपर कैबिनेट के रूप में उभरा। चूंकि मूलतः उपाध्यक्ष ही योजना आयोग की सामान्य बैठकों का संचालन करता था, इसलिए आर्थिक नीतियों की दिशा एवं प्रकृति को स्पष्ट करने में अहम भूमिका होती थी। अपने पहले नए कार्य के द्वारा
आयोग इन आर्थिक सुधारों को आयाम को स्पष्ट करता था तथा दूसरे नए कार्य के द्वारा आयोग विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों को प्रभावित करता था। मूल रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि योजना आयोग देश के विकास में वास्तविक विचार मंडल के रूप में उभरा था। योजना आयोग वर्ष 2002 के उपरांत राज्यों की आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित करने में बहुत हद तक सफल रहा था। यद्यपि योजना आयोग राज्यों की योजनाओं को नहीं बनाता था, लेकिन वह राज्यों की समस्त आर्थिक नीतियों को प्रभावित करता था। केंद्र की तरह ही राज्यों के लिए भी उन्हीं विकास सूचकांक निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करने के कारण ये संभव हो सका था। इन लक्ष्यों से संबंधित प्रदर्शन के लिए राज्य योजना के संवेक्षण निरीक्षण के प्रति उत्तरदायी था। इस प्रकार केंद्र सरकार योजना आयोग के नए कार्यों द्वारा राज्य सरकारों पर नियंत्रण रख सकती थी। इसके अलावा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि योजना आयोग अपने दो कार्यों की मदद से न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों की विभिन्न आर्थिक नीतियों को एक करने में सफल रहा था। इससे पहले विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की नीतियों और योजना आयोग द्वारा स्पष्ट किए गए विचारों के बीच सामंजस्य की कमी थी। यद्यपि समसामयिक गठबंधन की राजनीति कभी कभी योजना आयोग के विचारों से मतभेद रखती थी। योजना आयोग का समाधि लेख, एन एपिटैफ टू द प्लानिंग कमीशन। 1 जनवरी 2015 को सरकार ने औपचारिक रूप से योजना आयोग को समाप्त करके इस स्थान पर नए निकाय नीति आयोग का गठन किया। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक युग का अंत हो गया और विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों और मीडिया के लंबे समय से एक बहस का विषय बना हुआ था। योजना आयोग को पुनर्जीवित करना बेहतर होगा अथवा उसका उन्मूलन। चर्चा कई बार भावात्मक भी हो जाती थी, लेकिन सरकार ने अपने विवेक के अनुसार ये कदम उठाया था। अध्याय जो आगे दिया हुआ है इसमें नीति आयोग के खंड में विस्तृत चर्चा करेंगे। योजना आयोग के समाधि लेख के रूप में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय यानी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस IEO द्वारा जून 2014 में प्रधानमंत्री कार्यालय को समर्पित प्रतिवेदन पर दृष्टिपात करना प्रासंगिक हुआ। इसके अनुसार योजना आयोग का एक गठन नवजात लोकतांत्रिक तथा कमजोर अनुभवहीन अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत नियोजन के लिए शीर्ष से नीचे दृष्टिकोण का सहारा लिया गया था, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, जिसमें एक गतिशील केंद्र सरकार जो है कमजोर राज्यों के लिए आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे। प्रतिवेदन में वर्तमान योजना आयोग को भारत के विकास में बाधक माना गया। प्रतिवेदन में यह भी जोड़ा गया कि इतनी बृहद संस्था में सुधार ने आसान नहीं, इसके स्थान पर एक नई संस्था में निकाय को खड़ा करना श्रेयस्कर होगा जो राज्यों को वैचारिक स्तर पर सहायता प्रदान करे, उन्हें दीर्घकालिक चिंतन के आधार पर सुधारों के अनुरूप डालने में मदद करे। IEO की योजना आयोग के बारे में निम्नलिखित सलाह उल्लेखनीय है। क्या सलाह दी थी उन्होंने? IEO ने कहा था कि योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर सुधार एवं समाधान आयोग जो है रिफॉर्म एंड सॉल्यूशन ऑफ कमीशन RCS का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें विशेषज्ञों को रखा जाए, मंत्रालय प्रशासनिक ढांचे से युक्त हो। नई संस्था में प्रमुख वैचारिक एवं औद्योगिक संगठन, नागरिक समाज प्रतिनिधियों, अकादमियों आदि का पूर्णकालिक प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि उन चिंताओं पर ध्यान दिया जा सके तथा दीर्घकालिक रणनीति के सूत्रण में उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सकता है। RCC के 3 प्रमुख कार्य होंगे। पहला, ये एक समाधान केंद्र के रूप में कार्य करेगा, साथ ही ऐसे विचारों के कोष के रूप में कार्य करेगा जो कि विभिन्न प्रदेशों एवं जिला साथ ही विश्व के अन्य भागों में विकास के विभिन्न पक्षों पर सफल रहे। यह समेकित प्रणालीगत सुधार के लिए विचार सुझाएगा। इसके अलावा नई उभरती चुनौतियों की पहचान करके उनके समाधान का तरीका सुझाएगा। योजना आयोग द्वारा निष्पादित वर्तमान कार्यों को उन निकायों को हस्तगत करना होगा जो इनका निष्पादन बेहतर ढंग से करने के लिए प्रकल्पित किए गए हैं। चूँकि स्थानीय जरूरतों एवं संसाधनों के बारे में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार में स्थानीय संस्थाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी होती थी, इसलिए उन्हें राज्य सरकार प्राथमिकताओं को चिन्हित करने तथा सुधारों को लागू करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और केंद्रीय संस्थाओं के निर्देशों से मुक्त होना चाहिए। दीर्घकालिक आर्थिक चिंतन एवं समन्वय का कार्य करने के लिए नई संस्था स्थापित की जानी चाहिए जो कि सरकार के अंदर थिंक टैंक के रूप में कार्य करे। इसके अलावा वित्त आयोग को स्थायी निकाय बनाकर इसे राज्यों को राजस्व आवंटन के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए तथा वित्त मंत्रालय को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के बीच निधि का बंटवारा करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। IEO जो कि स्वयं योजना आयोग का ही मानस शिशु हैं कि योजना आयोग संबंधी मंतव्य काफ़ी आश्चर्यजनक थे और कुछ लोगों को तो इससे आघात लगा। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने वाली नई संस्था अब वास्तव में बेहतरी के लिए होगी, अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। इसका मूल्यांकन एवं विश्लेषण भविष्य में होगा
और इस बीच IEO द्वारा किए गए परामर्शों को नवसृजित नीति आयोग में भी साफ साफ देख सकते हैं। नोट, इस अध्याय में नीति आयोग पर विस्तृत चर्चा सामग्री दी गई है। साथ ही योजना आयोग संबंधी सामग्री को तुलनात्मक अध्ययन सुविधा के लिए अपरिवर्तित रखा गया है। आइए अब हम समझते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद को। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है NDC, उसको समझते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद या NDC की स्थापना अगस्त 1952 में मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कैबिनेट सेक्रेटरी के एक प्रस्ताव द्वारा हुई। मंत्रिमंडल सचिवालय जो है उसके प्रस्ताव पर ये NDC की स्थापना हुई। पहली पंचवर्षीय योजना ने इसके गठन का सुझाव दिया और इसके बारे में एक संक्षिप्त व उपयुक्त टिप्पणी की। NDC के संदर्भ में जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या कहा गया? भारत के आकार के देश में जहां राज्यों को संविधान में उनके दायित्व के क्षेत्र के तहत पूर्ण स्वायत्तता दी गई है, एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद, जहां समय समय पर प्रधानमंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री योजना के संचालन और उसके विभिन्न पहलुओं का पुनर्निरीक्षण कर सके। अब हम समझते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के कुछ मुख्य कारणों को। तो मुख्य कारण तो बताए गए हैं, वो नीचे हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना जो है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 1952 में हुई थी। अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के कुछ मुख्य कारणों को नीचे दिया गया है। जैसे पहला कारण, केंद्रीय योजनाओं की शुरुआत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में की गई थी, जिसमें राज्य स्तर के कर्मचारियों की भागीदारी आवश्यक थी। चूंकि इस उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग के पास कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे, यद्यपि योजना आयोग को योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसलिए संघीय इकाइयों की सहमति और उनका सहयोग जरूरी था, इसलिए NDC की स्थापना की गई। पहला कारण। दूसरा, आर्थिक नियोजन की धारणा की उत्पत्ति एक केंद्रीयकृत व्यवस्था अर्थात सोवियत संघ में हुई। भारत के लिए नियोजन की प्रक्रिया का प्रजातंत्रीकरण, विकेंद्रीकरण विकास को प्रोत्साहित करने से कम कठिन काम नहीं था। ठीक, भारतीय नियोजन को सही ही एक परीक्षण और त्रुटि प्रणाली कहा जाता है। भारतीय नियोजन को सही ही एक परीक्षण और त्रुटि प्रणाली एंड ट्रायल एंड एरर मेथड कहा जाता है, जो स्वतंत्रता तथा प्रगति, केंद्रीय नियंत्रण एवं निजी पहल, राष्ट्रीय नियोजन व स्थानीय अधिकारियों के संतुलन को स्थापित करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC की स्थापना को भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक कदम माना जाता है। NDC की स्थापना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी विकेंद्रीकरण की बात आए आपको NDC की स्थापना NDC का जिक्र जरूर करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अगस्त 1952। संघीय अनम्यता के सांवैधानिक परिरूप में यह आवश्यक था कि संपूर्ण नियोजन की प्रक्रिया को एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया जाए। भारतीय संघ की स्वायत्त एवं अनम्य इकाइयों को तनुकृत करने का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पूरा किया जाता है। संघीय अनम्यता के सांवैधानिक प्रारूप में आवश्यक था, यानी अनम्यता जो हमारा संविधान है उसकी अनम्यता का प्रारूप जो है वो आपको NDC में दिखाई देता है। अनम्यता का मतलब क्या है? कठोरता की बात कर रहा है। संघीय अनम्यता के सांवैधानिक परिरूप में यह आवश्यक था कि संपूर्ण नियोजन की प्रक्रिया को एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया जाए। भारतीय संघ की स्वायत्त एवं अनम्य इकाइयों को तनुकृत करने का उद्देश्य जो है, तनुकृत करने का काम जो है, नम्य करने का काम जो है, मतलब यह है कि अनम्य हमारा संविधान जो है, अनम्यता का संवैधानिक प्रारूप जो है आवश्यक था, संपूर्ण नियोजन की प्रक्रिया केंद्रीकृत हो जाए। ठीक, भारतीय संघ की स्वायत्त और अनम्य इकाइयों को तनुकृत करने का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पूरा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में शुरू में प्रधानमंत्री पद अध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग 2015 से जो बना उसके सभी सदस्य शामिल रहते थे। इसकी पहली बैठक 1952 में नवंबर महीने में हुई। 8 से 9 नवंबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा था, NDC राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकारों के बीच राष्ट्र के विकास के लिए निकटतम सहयोग का एक कोरम है। NDC राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में राष्ट्र के विकास के लिए एक निकटतम सहयोग का एक कोरम है। उनके शब्दों में NDC की स्थापना नियोजन तथा सामान्य आर्थिक नीतियों पर केंद्र एवं राज्यों के बीच समझदारी और परामर्श बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासनिक सुधार की अनुशंसा पर NDC की पुनर्गठन जो है 1967 में किया गया। प्रशासनिक सुधार जो है उनके आयोग की अनुशंसा पर ऐसा किया गया। NDC का पुनर्गठन हुआ 1967 में, मंत्रिमंडल के एक संकल्प के रूप में पारित किया गया।
ठीक है। इसके कार्यों को भी पुनर्परिभाषित किया गया। पुनर्गठित एनडीसी में प्रधानमंत्री, उनके सभी सदस्य, सहयोगी अर्थात मंत्री, सभी राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल किए गए। इसमें दिल्ली प्रशासन का प्रतिनिधित्व उपराज्यपाल तथा मुख्य कार्यपालक पार्षद करते हैं और अन्य संघीय क्षेत्रों के लिए जो है उनके प्रशासक इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य केंद्रीय मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों को भी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। पुनर्गठित परिषद में योजना आयोग के सचिव परिषद के सचिव के रूप में कार्य करते हैं और परिषद की जरूरतों के लिए योजना आयोग सभी प्रशासनिक व अन्य सहायता उपलब्ध कराता है। परिषद की मूल प्रकृति एवं वैधानिक स्थिति योजना आयोग के समान ही है। एनडीसी के पुनरीक्षित कार्य निम्नलिखित हैं। एनडीसी के काम क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। योजनाओं के सूत्रबद्ध प्रस्तावों पर खुली मुख्य चरणों योजनाओं के सूत्रबद्ध प्रस्तावों पर सभी मुख्य चरणों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना, ये जो है एनडीसी का काम है। दूसरा, समय समय पर योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना। तीसरा, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के मुख्य प्रश्न पर विचार करना। चौथा, राष्ट्रीय योजना में तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपायों को सुझाव देना। इसके अलावा जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी तथा सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए उपाय, प्रशासनिक सेवाओं की कार्यकुशलता सुधारने के उपाय, सभी नागरिकों के सहयोग से व राष्ट्रीय विकास के लिए संचय किए गए साधनों द्वारा कम विकसित क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों का पूर्ण विकास शामिल है। यद्यपि राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन से पहले ही भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी। इसका गठन जो है 1952 में हुआ था और पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो इससे पहले ही शुरू हो गई थी। अगस्त में 1951 से शायद पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है। 1951 ही मेरे हिसाब से पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू होती है और एनडीसी की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को होती है। तो यद्यपि राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन से पहले ही भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी, योजना के अंतिम वर्ष से पहले इस निकाय की अनेक बैठकें हुई और उपयोगी विचार विमर्शों लगभग सभी को है सरकार द्वारा नियोजन की प्रक्रिया में शामिल किया गया। ठीक है। तथापि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो देश में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सबसे प्रमुख समर्थक थे, राष्ट्रीय विकास परिषद निहित स्वार्थों वाले समूह की एक लघु सभा बन गई। राष्ट्रीय विकास परिषद जो थे, एनडीसी जो थी, निहित स्वार्थों वाले समूह की एक लघु सभा बन गई, जिसकी बैठकों में मात्र कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेते थे। अन्य राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रायः इन बैठकों में नहीं आते थे और आए तो बैठकों में हंगामा होने के अलावा और कुछ नहीं होता था। चूंकि सरकार उनकी सलाहों को बड़ा मुश्किल से ही समाहित कर पाती थी, केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद इस चरण से और गहरे हो गए और सहयोगी संघ यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों का अपकर्ष हुआ। 1990 के दशक के मध्य से राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी में खोए हुए गौरव और विकेंद्रीकृत नियोजन के जोश को पुनर्जीवित कर पाए। यह 3 कारणों से संभव हुआ। आर्थिक सुधारों के दौर में निजी पूंजी पर अधिक निर्भरता के कारण आवश्यक हो गया कि राज्यों को आर्थिक मामलों में अधिक स्वायत्तता की अनुमति दी जाए। विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के तहत एक आर्थिक अनिवार्यता होगी। पहला कारण तो ये है। दूसरा, 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के कारण स्थानीय स्तर का नियोजन एक संवैधानिक अनिवार्यता बन गया। तीसरा, अंत में ये गठबंधन राजनीति की अनिवार्यता है जो केंद्रीय स्तर के गठबंधन में केंद्र और राज्यों के पक्ष में अधिक झुका देती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार विकेंद्रीकृत नियोजन के ऊपर दिए गए कारणों से अंतिम कारण ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि अंत में यह गठबंधन राजनीति की अनिवार्यता है जो केंद्रीय सरकार के गठन में केंद्र को राज्यों के पक्ष में अधिक झुका देती है। ठीक है। विशेषज्ञों के अनुसार विकेंद्रीकृत योजना के ऊपर दिए गए कारणों में से अंतिम कारण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2002 तक नियोजन के क्षेत्र में बेहतर संघीय परिपक्वता यानी फेडरल मैच्योरिटी उभरती दिखती हैं। पिछली तीनों ही पंचवर्षीय योजनाएं 10वीं, 11वीं और 12वीं राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी सदस्यों की सहमति से स्वीकृत की गई। इस परिषद की अंतिम बैठक 57वीं बैठक जो है दिसंबर 2012 में आयोजित हुई थी और नए नीति चिंतक निकाय आयोग की स्थापना जनवरी 2015 के बाद इसे कोई कार्य नहीं सौंपा गया है। माना जाता है कि आने वाले समय में इसे या तो निरस्त कर दिया जाएगा या फिर नीति आयोग में समाहित कर दिया जाएगा। एनडीसी बनाम जीसी। अब जीसी क्या है जान लीजिएगा। रचनात्मक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी एवं नीति आयोग की प्रशासी परिषद गवर्निंग काउंसिल
गवर्निंग काउंसिल जो है नीति आयोग की एक प्रशासी परिषद है, उसमें सिर्फ एक मूल अंतर दिखता है। जहाँ नीति आयोग के सदस्य एक प्रशासी परिषद के सदस्य नहीं है, वहीं योजना आयोग के सदस्य एनडीसी के सदस्य होते थे, बस इतना ही फर्क है। संघीय फेडरल यानी संघीय सहयोग को मजबूत करना वैसे तो दोनों ही परिषदों का उद्देश्य है, लेकिन इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में गुणवत्ता प्रशासी परिषद के मामले में बेहतर है। ठीक है, इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है, इसकी प्राप्त करने की प्रक्रिया की गुणवत्ता प्रशासी परिषद के मामले में बेहतर हैं जो अभी हैं। वो आपने ये निर्णय नीति आयोग के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति में करती हैं। नीति आयोग के कार्य करने के लिए प्रशासी परिषद का मत आवश्यक है। गवर्निंग काउंसिल जो है, जीसी जिसको गवर्निंग काउंसिल या प्रशासी परिषद कहते हैं, तो अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया गुणवत्ता में प्रशासी परिषद या जीसी अपने मामले में बेहतर हैं। नीति आयोग के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति में ये काम करते हैं। नीति आयोग के कार्य करने के लिए जीसी का मत आवश्यक है। नीति आयोग के कार्य करने के लिए जीसी का मत आवश्यक है, लेकिन ऐसी स्थिति योजना आयोग के लिए नहीं थी, क्योंकि इसके निर्णय लेने के लिए कोई कार्य करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के मत की आवश्यकता नहीं होती थी। इसका एक कारण और भी है, प्रशासी परिषद नीति आयोग का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, इसका कारण ये भी है कि प्रशासी परिषद जीसी जो गवर्निंग काउंसिल है, उस गवर्निंग काउंसिल को नीति आयोग का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जैसा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के साथ नहीं था, एनडीसी के साथ जिसका नहीं था। जीसी गवर्निंग काउंसिल एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से एक बेहतर निकाय है। जीसी जो है बेहतर है। संघीय सहयोग को लक्षित नीति के आयोग के संघीय सहयोग को लक्षित नीति आयोग के इस उद्देश्य की पुष्टि इसके एक महत्वपूर्ण कार्य, तीसरा कार्य से भी होती है, जो केंद्र के पास राज्य का सबसे अच्छा मित्र बनाता है। अब बात करते हैं केंद्रीय नियोजन यानी सेंट्रल प्लानिंग की। केंद्र सरकार द्वारा सूत्रबद्ध योजनाओं जिसके राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए केंद्र द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है को केंद्रीय योजना कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय सरकार द्वारा सूत्रबद्ध योजनाओं जिसके राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त दिया जाता है, केंद्रीय योजना कहते हैं। केंद्र द्वारा वित्त प्रदान की गई योजनाओं को केंद्रीय योजना कहते हैं। केंद्र सरकार ने ऐसी 3 योजनाओं की शुरुआत की है तथा सरकार ने उनके कार्यान्वयन के लिए निरंतरता जो है कायम रखी है। ये योजनाएं कौन है? एक तो पंचवर्षीय योजना, एक 20 सूत्री कार्यक्रम और एक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। पंचवर्षीय योजना इन 5 ईयर प्लान्स और 20 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है, और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। तो स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना भी है, पंचवर्षीय योजना भी और 20 सूत्री कार्यक्रम, ये तीनों जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। संक्षिप्त विवरण बताएं पंचवर्षीय योजनाओं को। तो ये केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, केंद्र द्वारा चलाई गई योजनाओं, केंद्रीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण योजना है पंचवर्षीय योजना। तथा भारत में नियोजन की शुरुआत के बाद निरंतर इन योजनाओं का कार्यान्वयन एक के बाद एक हो रहा है। चूंकि भारत में नियोजन एक राजनीतिक अभ्यास है, इसलिए देश की पंचवर्षीय योजनाओं ने अपने जीवन के काल में अभी तक कई अस्थिर और संकटपूर्ण क्षण देखे हैं। इन वर्षों में नियोजन से संबंधित कई नए विकास हुए। यहाँ पर हम नियोजनों यानी योजनाओं के सारांश और कार्यान्वयन पर की अवधि पर दृष्टिपात करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना को फर्स्ट प्लान कहते हैं। इस योजना की अवधि 1951 से 56 थी। अर्थव्यवस्था वृहद पैमाने पर खाद्यान्न के आयात, 1951 की समस्या तथा मूल्यों के वृद्धि का दबाव का सामना कर रही थी, इसलिए योजना ने सबसे अधिक प्राथमिकता कृषि को दी, जिसमें सिंचाई विद्युत परियोजनाएं शामिल थी। योजना के लागत का लगभग 44.6% सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवंटित किया गया। 44.6% योजना का। इस योजना की शुरुआत सामाजिक आर्थिक विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों के साथ हुई, आने वाले वर्षों में जो विफल हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकंड प्लान, इस योजना की अवधि 1956 से 1961 के दरमियान थी। इस योजना के तहत विकास की नीति ने तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया, जिसमें भारी उद्योगों एवं पूंजीगत माल को प्राथमिकता दी गई। इस योजना का विकास प्रो महालनोबिस द्वारा किया गया। बंद अथवा सीमित अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न व पूंजी की कमी कारण योजना के व्यवधान आए थे। तीसरा थर्ड प्लान, इस योजना की अवधि 61 से 65 थी, 1961 से 1965। कृषि का विकास इसका उद्देश्य था। इसके अलावा योजना ने पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य पर विचार किया, मतलब कृषि भी और उद्योग भी, संतुलित विकास। इस योजना के लिए दुर्भाग्य की कतार लंबी थी। 2 युद्ध
एक चीन के साथ युद्ध और दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध। एक तो चीन के साथ एक, दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध। इन दो युद्धों के कारण भयंकर सूखे के परिणाम स्वरूप जो है ये ठीक से चल नहीं पाई। 1965 से 1966 के दरमियान पाकिस्तान के साथ और 1961-62 से चाइना के साथ युद्ध हुए। इसके कारण भूखे भयंकर सूखे के परिणाम स्वरूप 1965-66 का अकाल पड़ा। 65-66 में पाकिस्तान के युद्ध के समय ही अकाल पड़ा और वित्त के अभाव के कारण योजना जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकी। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी वार्षिक योजनाएं। थर्ड एनुअल प्लान, 3 क्रमिक योजनाओं की अवधि 1966 से 1969 तक थी। चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वयन के लिए वार्षिक वर्ष 1966 में तैयारी थी, लेकिन वित्तीय स्थिति बिगड़ जाने के कारण चीन से पराजित होने पर देश का मनोबल टूट जाने के कारण सरकार ने वर्ष 1966-67 के लिए एक वार्षिक योजना का निश्चय किया। अब 3 लगातार वार्षिक योजनाएं आएगी, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं, वार्षिक योजनाएं आएंगी। ठीक है, चाइना से युद्ध के बाद 1966 में 1966-67 के लिए एक योजना वार्षिक थी। सरकार ने आगामी वर्षों में वार्षिक योजनाओं के निर्णय इन्हीं कारणों से लिया। इन वार्षिक योजनाओं का उद्देश्य मोटे तौर पर चौथे योजना की रूपरेखा में शामिल थे, जिन्हें 1966 से 1971 की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाना था। यदि देश की अब वित्तीय स्थिति नहीं बिगड़ती तो प्रत्येक योजना की अवधि 5 वर्ष होने के कारण कुछ अर्थशास्त्रियों तथा संसद ने विपक्ष में इस अवधि को नियोजन प्रक्रिया का अंतराल एवं योजना अवकाश कहा। नियोजन की प्रक्रिया इस दौरान अवकाश पर थी। फोर्थ प्लान जो है, इस योजना की अवधि 1969 से 1974 थी। यह योजना गाडगिल योजना पर आधारित थी। ठीक है, जिसमें स्थायित्व के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति की धारणा पर विशेष बल दिया गया। और ये चौथी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के कारण जो है 3 वार्षिक योजनाएं निकालनी पड़ी। ठीक है, 3 वार्षिक योजनाएं, एनुअल प्लान्स कहते हैं जिनको। चौथी पंचवर्षीय योजना जैसे मैं बता चुका हूँ 1969 से 1974 तक चली और इसमें स्थायित्व के साथ आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति करना इसका विशेष लक्ष्य था और इस पर विशेष बल दिया गया। सूखा और 1971-72 के भारत पाक युद्ध के कारण योजना के संकट उत्पन्न हुआ। नियोजन का राजनीतिकरण इस योजना से प्रारंभ होता है, जिसमें आने वाले समय में एक लोकप्रिय रूप ले लिया। 2 अंकों वाली मुद्रास्फीति के कारण वित्तीय घाटे में वृद्धि हुई और आर्थिक सहायता यानी सब्सिडीज के कारण गैर योजना व्यय अधिक हो गया। राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन की दिशा में पहल और अधिक नियंत्रण व विनियमन इस योजना के कुछ अन्य मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, जिसमें 1990 के दशक के शुरुआती दौर तक कोई बदलाव नहीं आया। केंद्र में राजनीतिक स्थायित्व की खोज नियोजन को वास्तविक राजनीति के साथ एक साधन के रूप में प्रवृत्ति करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप योजना दर योजना केंद्रीकरण बढ़ता गया। अगली पंचवर्षीय योजना है 5वीं, फिफ्थ प्लान। इस योजना ने 1974 से 1979 तक काम किया। गरीबी और उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। गरीबी उन्मूलन को लोकप्रिय वाक्पटुता उस संवेदनात्मक चरम सीमा तक मतलब गरीबी उन्मूलन की लोकप्रिय वाक्पटुता